हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आज हमारा डिस्कशन का विषय है वो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020, इसका हम लोग प्रश्न पत्र विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो अन्य इसके पेपर के भाग हैं, जीएस पेपर 3, 2 और 4, इसको हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो आप अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो हम लोग के यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी पे जाएं और उसे अवश्य देखें। और मेरे बारे में आप जान सकते हैं 2019 का जो सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसमें मैं हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो हम लोग जीएस पेपर 1 को देखते हैं यूपी पीसीएस के। और मैं एक बात आपको पहले बता दूं, ये बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का है और किसी भी कीमत पे, मतलब मैं अगर बात करूं 2017, 18, 19 का अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो लेवल बिल्कुल उसी के बराबर है। ठीक है, तो मैं जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा था और जो हम लोग का आंसर राइटिंग बैच चल रहा था उसमें मैं इस बात को बार बार डिस्कशन कर रहा था कि यार आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, यूपी पीसीएस तो आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो कुछ लोग हैं जो लोग केवल यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो उन लोग से मैं ये कहूँगा यार एक स्टेप तो आपको आगे चलना ही पड़ेगा, यूपी पीसीएस से थोड़ा आगे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली साल यूपी पीसीएस हो सकता है और टफ पेपर बनाए और यूपीएससी के लाइन में जाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल दोनों टक्कर में आ रहे हैं और आप देखेंगे एक हफ्ते का भी गैप नहीं है। मतलब आप देखें, चाहे प्री एग्जामिनेशन को देखें, प्री का पैटर्न देख रहे हैं तो प्री का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो रहा है, मेंस का पैटर्न देखें तो मेंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं प्री और मेंस की, ठीक है, हम लोग ने प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं वो बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल वरदान होने वाली है। और आप देखेंगे आने समय में जो रिजल्ट आएगा उसमें यूपीएससी हिंदी का कितनी बड़ी भूमिका रहेगी। ठीक है, 1-2 सालों में आप देखेंगे। और मैं इसी साल के अगर रिजल्ट की बात बताऊं, 2019 की जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, 15 में से 4 बच्चे हम लोग के इंटरव्यू कॉलिंग आई है। ठीक है, और जिनकी कॉपी है, जो चेक्ड कॉपी है, आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी पे आप आराम से देख सकते हैं और उसको जान सकते हैं कि कितनी बातों में दम है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे पेपर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखे। वो सीधे वही पूछा है जो यूपीएससी में पुराना पूछ चुका है। ठीक है, सीधे वही उठा के पूछ दिया। तो बताइए कि ग्रिड पैटर्न पे था, यहाँ पे कुछ मकान वकान बना दीजिए, एक आध डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को पूरे ढंग से आप बता सकते हैं। ठीक है, उच्च दुर्ग, निम्न दुर्ग, है ना, बता दीजिए खाद्य सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था थी शहरों में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुछ एग्जाम्पल देते हुए आराम से आप बता सकते हैं। सार्वजनिक स्थानागार, उसमें बता दीजिए कि उसको जल सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ आप यहाँ पर शहरी नियोजन पे आराम से टिप्पणी कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ये पेपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस प्रकार का पेपर था, टफनेस लेवल कैसी थी, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जो डिटेल डिस्कशन है, जो सॉल्यूशन वाइज डिस्कशन है, वो अभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसी है, लोगों को चाहिए डिस्कशन की नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो 4 जीएस के पेपर अगर इसको डिस्कशन करने बैठा जाए तो कम से कम ये हफ्ते 10 दिन का काम है। मतलब एक दिन में तो डिस्कशन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो चारों पेपर का तो मैं उतना टाइम तभी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जब उसका कुछ रिटर्न आए। मतलब आप लोग चाहते हैं, आप लोग उसको शेयर कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों के पास भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब डिमांड आएगी तब उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो ओवरव्यू से भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को इतना समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो गांधी जी के विचार क्या थे भाई? वो कट्टर वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसके वो विरोधी थे, लेकिन आप कह सकते हैं जो श्रम विभाजन है वर्ण व्यवस्था में, इसका वो समर्थन करते थे। ठीक है, और इन चीज़ों पे आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ आप चाहें तो अंबेडकर के साथ तुलना कर सकते हैं कि अंबेडकर रेडिकलिस्ट सुधार चाहते थे, गांधी जी रेडिकलिस्ट सुधार नहीं चाहते थे। गांधी जी किस प्रकार का सुधार चाहते थे? उदारवादी सुधार चाहते थे। गांधी जी हिंदू धर्म के भीतर इनको रख के, जबकि आप चाहे तो इसमें तुलना करते हुए भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन आप कर सकते हैं। हरिजन पत्रिका का उल्लेख करिए। ठीक है, हरिजन यात्रा का उल्लेख कीजिए, है ना, इन चीज़ों का उल्लेख करिए। पूना जो पैक्ट हुआ था उसको बताइए। तो इन चीज़ों के माध्यम से आप आंसर लिखिए। इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो सीधी बात है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि भाई फांसीवाद क्या है। ठीक है, तो फांसीवाद क्या है? कट्टर राष्ट्रवाद पर आधारित जो आप कह सकते हैं जो संगठन था, जो इटली, जर्मनी, है ना, नाजीवाद, जर्मनी में, इटली में फांसीवाद, इसी प्रकार का जापान में जो है
है ना। तो ये तीनों देश ये फासीवादी शक्तियाँ थी, और ये क्या थे, ये साम्यवाद के विरोधी थे। इतना ध्यान में रखना है आपको, साम्यवाद के विरोधी थे। इन्होंने जर्मनी, इटली और जापान ध्रुव का निर्माण किया, इस बात को आपको बताना है, ठीक है। इन लोगों ने राष्ट्र को, है ना, एक जैविक राज्य माना और उसके विस्तार को आवश्यक माना। तो विस्तारवादी नीति अपनाई, जो विदेश नीति तो विस्तारवाद पे आधारित थी। इन चीज़ों पर आप टिप्पणी आराम से कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी माना जाएगा, है ना। जो मतलब ये अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई है तो केवल एनसीईआरटी मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, और मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है, आप देखेंगे जो मैंने डिस्कशन किया है, विभिन्न मतलब बहुत सारी वीडियोस बनाए कि क्या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने जितने सोर्स बताए थे उसमें बहुत लिमिटेड सोर्स बताए थे, और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे जितनी वीडियो पड़ी हुई हैं उसमें सबसे कम सोर्सेज अगर किसी ने बताया तो वो मैं हूँ। एकदम मैं इस बात का 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम सोर्सेज बताए थे, लिमिटेड सोर्सेज बताए थे, और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन उन सोर्सेज में से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगली बात, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एक टर्म है विविधता में एकता। GS1 का सिलेबस देखिए, विविधता में एकता एक टर्म है, और वही ये प्रश्न है, सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज मतलब विविधता में एकता है, और विविधता में एकता के क्या लाभ हैं उसको आप बता सकते हैं। आर्थिक लाभ क्या है, कूटनीतिक लाभ क्या है, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से किस तरह से यह सहिष्णु सोसाइटी को जन्म देता है, सामाजिक लाभ क्या है ना। इन चीज़ों को आप आराम से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अगर एक आर्थिक लाभ की, तो क्या हो रहा है कि विविधता में एकता है, सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज है, तो क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह की मांगें आ रही हैं, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे का पहनावा, एक दूसरे का खान पान पसंद करते हैं, तो क्या है, अर्थव्यवस्था में डिमांड को जन्म देता है। इस तरीके से आप चीज़ों का आराम से चर्चा कर सकते हैं। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब कुछ चुनौतियां भी बतानी है महिला संगठनों के जो योगदान है, और जो बढ़ाई भी करनी है। तो कुछ मैं महिला संगठन के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे एडवा है, सेवा है, ठीक है, कुटुम्बश्री है, तो इनके बारे में लिखिए। लिज्जत पापड़ है ना, लिज्जत पापड़। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे आपन समाचार जो रेडियो है ना, आपन समाचार। इन चीज़ों का आप एग्जाम्पल्स दे के कोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनाई जा सकती है। बिहार में जो जीविका प्रोग्राम है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स का जो जीविका प्रोग्राम है बिहार का, उसकी आप केस स्टडी चाहे तो कोरोना काल में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब आलोचनात्मक परीक्षण मतलब आप बताइए कि यार जो है सीमित मुद्दों पर है ना, सीमित मुद्दों पर हैं, जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं उन पर ध्यान नहीं है, SC ST महिलाओं, दलित महिलाओं पर ध्यान नहीं है। तो ऐसा कुछ आलोचनात्मक परीक्षण आप कर सकते हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। बिल्कुल उठा के UPSC का क्वेश्चन छाप दिया गया है, ठीक है। 2013 से लेकर 2018 का पेपर देखिए, आपको कहीं ना कहीं यह मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पहले बताना है, एक हेडिंग डालनी है कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है, एक हेडिंग ये डालिए, उसमें कुछ पॉइंट बताइए, है ना। फिर दूसरा हेडिंग डालिए जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है, उसमें कुछ पॉइंट बताइए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है मतलब इसके भी बता दीजिए कि अन्य कारक भी हैं, और इसमें भी बता दीजिए कि अन्य कारक भी हैं, ठीक है। ये हो गया। मैं फिर से वही बता दे रहा हूँ कि मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचें कि आपको डिटेल में बताया जा रहा है, बस आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, तो मतलब किस तरह के क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भाबर तराई क्षेत्र बहुत आसान होते हैं, आपको पता ही होगा। भाबर जहाँ पे नदियाँ डूब जाती हैं, मतलब नदियाँ अंदर चली जाती हैं बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, और तराई जहाँ पर नदियाँ ऊपर आती हैं तो वह दलदलीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, भाबर तराई, बांगर खादर, यहाँ पर क्या है बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पर क्या है दक्षिणी पठारी भाग। इस तरीके से आप प्रमुख भौतिक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और विभाजन जो कर सकते हैं भौतिक प्रदेशों में, ऊपरी गंगा का मैदान, ये रहा मध्य गंगा का मैदान, और निम्न गंगा का मैदान। इस तरीके से भी आप विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, पता ही होगा, जो भारत सरकार की योजना है ICT आधारित, ठीक है, E-गवर्नेंस पर बेस्ड स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए, इसको आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नगर हैं। मुझे जहाँ तक पता है बनारस और इलाहाबाद, ये 2 नगर होने चाहिए, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसको आप अवश्य चेक करें कि ये दोनों नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं कि नहीं आते हैं। इनकी विशेषता बतानी होगी तो आप बनारस की विशेषता आराम से बता सकते हैं कि यार ऐतिहासिक स्थल है, काशी नदी है ना, नदी वहाँ पे जा रही है।
ठीक है, विश्वनाथ मंदिर, पर्यटन इत्यादि की सुविधाएं आप बता सकते हैं। इलाहाबाद का भी इसी तरह से आप डिस्कशन आराम से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थल की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, है ना। जो जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है, झांसी, महोबा, है ना, ये जो पूरा क्षेत्र है बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, बांदा, ये आपको कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन में अगर बात करूँ इस पूरे पेपर में, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा व्यू है, इस पूरे पेपर में अगर बात करूँ तो ये 2 क्वेश्चन वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश कई लोग को नहीं पता होगा। जो लोग केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है वो डिटेल में नहीं जानते हो कि पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं। ये एक प्रॉब्लम उनको क्रिएट कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम यह बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट वाला क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, और अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। भारत के विशेष संबंध में सीमांत और सीमा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, एक मैप बना दीजिए। जो मैप मैं बना रहा हूँ ये क्या है, सीमा है ना। और मैं ये जो संक्रमण क्षेत्र बना रहा हूँ, ठीक है, रेड पेन से कर देता हूँ इसको। तो ये जो मैं संक्रमण क्षेत्र बना रहा हूँ ये क्या है, यह सीमांत है। तो सीमांत क्या होता है, सीमांत होता है संक्रमण क्षेत्र। सीमा क्या होती है, एक रेखा होती है, ठीक है, ये होती है सीमा रेखा। तो सीमा क्या कर रही है, 2 राज्यों को अलग कर रही है, लेकिन सीमांत क्या कर रहा है, 2 राज्यों को एकीकृत कर रहा है, ठीक है। देख रहा होगा, जैसे आप देखेंगे जो इंडो तिब्बत सीमांत क्षेत्र है, तो ये क्या कर रहा है, इंडियन संस्कृति और तिब्बतन संस्कृति को एकीकृत कर रहा है। जबकि ये जो मैकमोहन लाइन है ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सीमा क्या है, कृत्रिम है, सीमांत क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से 2 संस्कृतियां एकीकृत होती ही हैं, ठीक है। फिर दूसरा आप कह सकते हैं ये कृत्रिम। फिर आप कह सकते हैं सीमांत क्या है, प्राचीन है, प्राचीन रूप से ये होती हैं। सीमा क्या है, नए विचार है, जैसे आधुनिक राज्यों के गठन के बाद ये बने हैं। तो कुछ आप यहाँ पर आराम से डिस्कशन कर सकते हैं सीमा और सीमांत में डिफरेंस। और यहाँ पर आप बता सकते हैं बांग्ला संस्कृति, पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर सीमांत का आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगली बात करूँ, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो आपको सकारात्मक प्रभाव बताना है पाश्चात्य शिक्षा का, और नकारात्मक प्रभाव बताना है, ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव में आप क्या बता सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 4A अपने वीडियोस में डिस्कशन किया है। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी, इन हेडिंग्स में आप चर्चा कर सकते हैं आराम से नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव हम बता सकते हैं कि तकनीकी विकास हुआ, ठीक है, भारतीय जो श्रम बल है वो पूरे विश्व में काम कर रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा पा रहे हैं हम आज, तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है, ठीक है। कुछ समानता, स्वतंत्रता जैसे जो नवीन विचार आए वो राष्ट्रवाद को जन्म दिए, ऐतिहासिक लाभ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप आलोचनात्मक परीक्षण आराम से कर सकते हैं। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना आपको करनी है। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और मैं इजी क्वेश्चन ही इसको मानूंगा, क्योंकि ये तो मतलब डायरेक्ट कहीं भी आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि वेलजली ने 2 प्रकार की नीति अपनाई, एक प्रत्यक्ष युद्ध की नीति, एक हेडिंग ये डाल दीजिए, और दूसरी डाल दीजिए सहायक संधि की नीति, और इसी के आधार पर उसने प्रसार किया। कंक्लूजन लिख दीजिए कि भैया इतना खर्चा कर दिया इस प्रसार में कि उसको वापस बुला लिया गया। सहायक संधि में आप कुछ पॉइंट्स आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध में मराठा युद्ध, जो मराठा के साथ वॉर किया, और टीपू सुल्तान के साथ जो मैसूर युद्ध किया, तो इन दोनों पे आप आराम से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी? तो आपको पता होगा जैकोबिन्स कौन थे, जो आतंक का शासन चलाते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो जैकोबिन्स थे। और फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, तो इसको आप डिस्कशन आराम से कर सकते हैं कि सिटीजन का निर्माण, सिटीजनशिप का निर्माण, संविधान का निर्माण, है ना, इत्यादि पर आप आराम से चर्चा कर सकते हैं। सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखिए ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ी फील आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण करना है, यह प्रश्न समझना अपने आप में बड़ी बात है। और मैं कहूँगा ये यूपीएससी के बिल्कुल टक्कर का क्वेश्चन है। हालांकि आप देखेंगे हर क्वेश्चन ही मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल, और अगर आप यूपीपीसीएस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो भी मैं अवश्य कहूँगा कि आप यूपीपीसीएस के पेपर को अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं और उपयोगी क्वेश्चन आए। मतलब जो ये भी हो सकता है कि अगले साल यही क्वेश्चन उठा के, आप ये समझ सकते हैं कि अगले साल हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के यूपीएससी भी पूछ सके, ठीक है। तो कोई मतलब आप कह सकते हैं ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर यही क्वेश्चन उठा के यूपीएससी पूछ दे। तो सांप्रदायिक के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय, तो अगर मैं एक बात करूं, देखिए राष्ट्र क्या है, एकीकृत करने वाली शक्ति है,
अभिकेंद्रीय बल है, ये समझ अभिकेंद्रीय बल है, हाँ अभिकेंद्रीय बल है। लेकिन सांप्रदायिकता क्या है? यह अपकेंद्रीय बल है, मतलब दो लोगों के टकराव के बीच में जम दे रहा है। ठीक है, एक राष्ट्र में जो विभिन्न नागरिक होते हैं वो दो भागों में बढ़ सकते हैं। अगर वो राष्ट्र को मान रहे हैं तो अभिकेंद्रित बल के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो सांप्रदायिकता के प्रभाव में है तो वह अपकेंद्रीय शक्तियों को प्रभाव में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको चर्चा करना है। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आप ऐतिहासिक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस दौरान जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का जो गठन हो रहा था, ठीक है, धार्मिक आधार पर जो विभाजन हुआ, हमारा सांप्रदायिक विभाजन, ठीक है, पंजाब में जो खालिस्तान का जो आंदोलन हुआ, इन चीज़ों पे आप कुछ चर्चा आराम से कर सकते हैं। उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण की बात करूं तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण मतलब इंस्पेक्टर राज का खात्मा। ठीक है, हालांकि अगर आप डिटेल में लिखें तो डिटेल में उदारीकरण दो है, एक आंतरिक उदारीकरण, एक बाह्य उदारीकरण। ठीक है, विदेशी उदारीकरण और एक आंतरिक उदारीकरण। इस तरीके से आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन 200 शब्दों में ही लिखना है तो मैं सीधे लिखूंगा कि उदारीकरण क्या है? जब बाजार में से सरकार का प्रभाव कम होना, इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज की समाप्ति, यही है उदारीकरण। उदारीकरण कुछ एग्जाम्पल आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, क्या किया गया इसमें? MRTP की जगह क्या लगाएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाया गया, प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना। इस तरीके का आप एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि यह उदारीकरण है। भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आराम से बताइए भाई, भारतीय सामाजिक संरचना को यह बेसिकली उदारीकरण क्या कर रहा है? या शहरीकरण को जन्म दे रहा है, या वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है? तो उस आधार पर आप आराम से, तो अब ये इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन को अगर चेंज करके आप लिख दीजिए यहाँ पर, वैश्वीकरण और शहरीकरण का सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा उदारीकरण का क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए सीधी बात है, मैं कहूंगा तो यार ये टफ पेपर है, मतलब जीएस पेपर 1 टफ है, मॉडरेट से टफ के बीच में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी मतलब आप कह सकते हैं अप्लाइड क्वेश्चन थे, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करा रहे थे। वाकई में हम लोग ने काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन यार हम लोग ने 1 महीने 2 महीने इसकी प्रैक्टिस कराई थी, तो हम लोग ने 50-60 ही क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कराए थे। तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उतने फंसने के चांसेस कम है, लेकिन अप्लीकेबिलिटी के मामले में हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो जो लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे थे उस बैच में, उन लोग को पता होगा कि उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, अगर वो लोग PCS एग्जाम ये दिए हैं तो लोगों को फील आ रही होगी कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित करना है, तो क्या है भाई क्रमशः हो रहे परिवर्तन? तो आप देखेंगे पहले आज़ादी के पश्चात देखेंगे तो पहले ये सतही जल था, भूमिगत जल ऐसा था, भूमिगत जल। आज़ादी के बाद भूमिगत जल का प्रयोग बढ़ा है, सतही जल का प्रयोग घटा है। धीरे धीरे आप कह सकते हैं ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का भी प्रयोग बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको रेखांकित करना है, इन्हीं चीज़ों को आपको डिस्कशन करना है। एक आध ग्राफ मैप बना दीजिए उत्तर प्रदेश का, और वहाँ पे बता दीजिए कि यहाँ पर पश्चिमी यूपी में किस प्रकार के सिंचाई के साधन है, पूर्वी यूपी में किस प्रकार के सिंचाई के साधन है, इनको आपको डिस्कशन करना है। ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना करनी है, तो कारण क्या है भाई? प्लेट विवर्तन ही कारण है। अभिसरण बल, जैसे मैं बात करूँ माउंट फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी। अपसरण बल, आप कह सकते हैं अपसरण बल द्वारा निर्मित ज्वालामुखी क्या है? जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, ये ज्वालामुखी का जो है वो क्या है? अपसरण बल का ज्वालामुखी है। और एक आप कह सकते हैं हॉट स्पॉट ज्वालामुखी। तो 3 तरह के ज्वालामुखी उद्गार हो गए। लावा के नीचे पर से बने स्थल रूप, तो कुछ स्थल रूप जो सिंपल है, जैसे आप देखेंगे दक्कन का जो दक्कन ट्रैप है वो एक स्थल रूप है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और बहुत सारे स्थल रूप बन जाते हैं, उनको आप इस बार देखिएगा। ठीक है, तो उनके लावा के नीचे पर से जितने, ठीक है, अलग अलग तरीके, जैसे मिड अटलांटिक रिज बनता है MAR, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये मैंने जितने YouTube पे वीडियो बनाए हैं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, और मैंने बार बार बोला है कि यार एक चीज़ याद रख लो, हिप्को, अगर आपको हिप्को याद है, ठीक है, तो मानो, क्योंकि हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़े विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पे आपको प्रकाश डालना है, तो अगर आपने हिप्को याद कर रखा है तो आपका सारा हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आ रहे हैं, केकड़ा इत्यादि, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, एक प्रॉब्लम भी तो है, ओवर यूज हो रहा है, पॉपुलेशन, है ना, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिल रहा है
है ना, और ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इस आधार पर आप आराम से हिप्को फ्रेमवर्क के आधार पर भी आप आराम से इस शोषण पर चर्चा कर सकते हैं। हिंद महासागर का एक मैप बनाइएगा, कुछ संसाधन दिखाइएगा कि यहाँ पर कौन से संसाधन है, जैसे 350 मिलियन टन, यहाँ पर बात करूँ 330 मिलियन टन, 380 मिलियन टन, सॉरी 380 मिलियन टन यहाँ पर क्या है, पॉलीमेटालिक ड्यूल है। 1,80,000 मेगावाट भारत की अगर कोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 1,80,000 मेगावाट का ओटेक की क्षमता है ना। तो इन चीज़ों को आप दिखाकर, मछलियाँ हैं, है ना, तो पता ही होगा आपको भाई, समुद्री संसाधन जैविक में तोड़कर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करूँ, विपरीत प्रवास क्या है। विपरीत प्रवास क्या है भाई, सिंपल सी बात है, सामान्यतः क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र से रूरल क्षेत्र से अर्बन क्षेत्र में प्रवास होता है। विपरीत प्रवास में यही हो जाता है, अर्बन से रूरल। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ तो बेस्ट स्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क होगा। एक आप बता दीजिए स्रोत क्षेत्र पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज पर। दूसरा बता दीजिए गंतव्य क्षेत्र पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज पर। तो इस तरह का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की बात करूं, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भाई क्या होंगे हिमनदों की भूमिका, कैसे होगी, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसान हो सकता है ना, अगर जिसने पढ़ा है, जैसे ग्लेशियर लेक बनता है। देखिए हिमनद क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, निक्षेपण करते हैं और अपर्दन करते हैं, दो ही तो काम करते हैं, और क्या करेंगे, है ना। प्रक्रियाएं कौन कौन सी यूज करते हैं, एस्ट्रिएशन, है ना, एस्ट्रिएशन, इसके अलावा प्लकिंग, है ना। ये कुछ इंट्रोडक्शन बता दीजिए, और बता दीजिए निक्षेपण जनित स्थलाकृतियां जैसे हिमोड़, ठीक है। यहाँ पर आप बता दीजिए जैसे एग इन बास्केट टोपोग्राफी, मतलब अंडे की टोकरी स्थलाकृति आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपर्दन में आप बता सकते हैं कि एक सर्क बनाता है, ठीक है। हिमनद यू आकार की घाटी बनाता है, लटकती हुई घाटी बनाता है। तो इन चीज़ों पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी बात है, जो हिमनद एक काम और करता है कि देखिए, एक समझिएगा, एक बात अगर मैं बताऊं यहाँ पर, है ना, 1 मिनट, देखिए जो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हिमनद एक काम और कर सकता है। ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर हिमनद है, ये हिमनद पिघल रहा है नीचे, है ना, यानी इस पहाड़ पे से वेट कम हो रहा है। वेट कम हो रहा है तो क्या होता है, जमीन में जो स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल है, वह मैग्मा है, मैग्मा पे से भार कम हो रहा है, यानी उत्प्लावन बल लगेगा। तो यहाँ पर इसका पुनरुत्थान हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं समस्थैतिकी शक्तियों द्वारा पुनरुत्थान। तो हिमनद ये काम भी यहाँ पर कर सकता है। तो आप चाहे तो इस बात का भी डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आराम से ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। ओवरऑल ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है, क्या क्वेश्चंस की थीम थी वो आपको पकड़ में आ गई होगी, और बिल्कुल सिलेबस वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। और यूपीएससी में भी इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं। और यूपीपीसीएस तो मतलब इस बार वाकई में आंखें खोल देगा। जो लोग केवल रटने पे ध्यान दे रहे थे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, और फिर वही हल्ला होगा जब रिजल्ट आएगा कि हिंदी माध्यम और हिंदी माध्यम के साथ भेदभाव। आप देखिएगा, ये मेरा वादा है आपसे कि ये जरूर डिस्कशन होने वाला है मार्केट में। फिर से जो रिजल्ट आएगा तुरंत हिंदी माध्यम की समस्याएं पूरी दुनिया बताना शुरू कर देगी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं बताएगा। और मैं बता दूं कि एक ही सोल्यूशन है, आंसर राइटिंग करते रहिए, हम लोग के साथ करिए, हम लोग के बिना करिए। मार्केट में बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 85 वीडियो ऑलरेडी हम लोग ने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है आंसर राइटिंग, आप उसको भी देख के सीख सकते हैं। सीखिए, लेकिन आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।